जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। और आज हम लोग एक बार फिर इकट्ठा हो गए हैं अपना एफएसटी पेपर नंबर 26 लेके। और मैं संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। तो हमारे सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हम लोग आज का अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में मुझे बता रहा है कि हमारे पास ऑन कैरिंग आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाई वाटर, ठीक है, हम लोग ने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया। जब वाटर का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो मेरे को H2 गैस मिली और मुझे O2 गैस मिली। H2 गैस मिल गई और O2 गैस मिल गई। अब हमको कह रहा था वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट एसटीपी कंडीशन इज 22.4 लीटर। वॉल्यूम H2 का मुझे गिवन कर रहा है 22.4 लीटर, और मुझसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बताइए कि कितना लिबरेट होगा। तो इसका वॉल्यूम मुझे निकालना है। तो वॉल्यूम में जाने के पहले हम लोग को इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल लेना चाहिए। तो वैलेंसी फैक्टर अगर हम लोग हाइड्रोजन का निकालेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इस तरीके से जो चेंज आएगा वो 1 यूनिट का आएगा एक H के लिए, बट 2H के लिए 2 यूनिट का चेंज आएगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। इसका ऑक्सीजन का जो वैलेंसी फैक्टर है, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। चेंज बेटा देखो 1O के लिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बट यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 4 आ जाएगा। अब हमको ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है उसमें हमारे जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। तो हम लोग कह देंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 होगा। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हमने कर दिए। अब ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने के बाद ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है V/V। तो V/VE ऑफ H2 इक्वल टू V/VE ऑफ O2 हम लोग लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि देखो V तुम्हें गिवन है हाइड्रोजन का, तो यहाँ 22.4 रख लिया, 22.4। अब VE क्या होता है आप कहेंगे, तो VE 1 ग्राम इक्विवेलेंट गैस का वॉल्यूम है STP पे। अब अगर आपको VE नहीं पता है तो आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो VE का फॉर्मूला होता है, VE निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Vm/वैलेंसी फैक्टर। अगर लीटर की बात करें तो 22.4 लीटर अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता। तो अगर हम लोग इसमें जाएंगे 22.4 लीटर अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो इसका V लगाएंगे, वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22.4, और जो हमारा N है वो ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 2। और अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं ऑक्सीजन का तो फिर से वही आ जाएगा Vm 22.4, और इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो 4 है, वहां पे आ जाएगा। 22.4 से 22.4 कैंसिल कर दो, ये हमारा 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो V हमारा 11.2 लीटर आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए। V/O2 आ जाएगा 11.2 लीटर। 11.2 लीटर हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स 11.2 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्टेटमेंट दिया गया, डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन डी इज ऑस्टियोमेलाइसिया। तो ये बिल्कुल सही है, अगर विटामिन डी कमी है, रिकेटस तो होता ही है, ऑस्टियोमेलाइसिया भी हो जाता है, और भी इसके डिफिशिएंसी से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है बॉडी में, लेकिन ये हम लोग का स्टेटमेंट सही है। और मुझे कह रहा है कि ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI ग्लूकोज फ्रॉम एन हेक्सेन, ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी जैसे कि अगर हमारे पास ये ग्लूकोज है CH OH होल 4 और CH2OH,
तो जब हम लोग HI से इसकी रिएक्शन करते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता। ये HI मुझे नेसेंट H देगा और ये नेसेंट H इनको रिड्यूस करेगा। तो CHO को रिड्यूस कर देगा पहले CH2OH में यानी अल्कोहल में, फिर फर्दर रिड्यूस कर देगा CH3 में। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता। तो ये एल्डिहाइड को, ये कीटोन को, ये आपके अल्कोहल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता, रिड्यूस कर देता। और यहाँ पर हमारे पास CH2 और फिर यहाँ पर CH3 आ जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे हेक्सेन। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ मुझे जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब रियलिटी में टर्म पुराना हो गया, अब नया टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्टली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसमें बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि नेगेटिव साइन, वैसे तो नेगेटिव साइन का मीन्स है एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर आप किसी गैस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर। नोबल गैसेस में देनी भी पड़ती है। तो उस समय ये हो जाता है कि जैसे फ्लोरीन की -325 है किलो जूल और क्लोरीन की -348 है। तो माइनस साइन को अगर मैथमेटिकल साइन मान ले तो फ्लोरीन की ज़्यादा है, और अगर माइनस साइन को हम लोग ना काउंट करें, ना इन्वॉल्व करें, तो फिर क्लोरीन की ज़्यादा है। तो कन्फ्यूजन रहता, बट ये कन्फ्यूजन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नहीं होता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन पॉजिटिव रहता। तो सिंपली वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, माइनस साइन का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने पढ़ा है कि ये लगभग बराबर होती है, बस इसका साइन अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा। तो सिंपली मुझे वैल्यू वाइज कंपेयर करना। तो देखिए इसमें बेरिलियम के पास फुल फील्ड है और नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड है। जब फुल फील्ड और हाफ फील्ड हो जाता है, स्टेबल हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉन डालना डिफिकल्ट होता है, जिससे एनर्जी कम मिलती है, कम लॉस होती है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो देखिए बेरिलियम में क्योंकि फुल फील्ड की स्टेबिलिटी इसलिए सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन में होगी। और बोरोन और कार्बन में अभी जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है ZeFF के। ZeFF जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ZeFF जनरली हम लोग Z से रिप्रेजेंट कर लेंगे, वैसे तो Z माइनस सिग्मा होता है, लेकिन जनरली Z अगर ज़्यादा है तो ZeFF ज़्यादा होगा। और कार्बन का Z है 6 और बोरॉन का Z है 5, तो इसलिए कार्बन का बोरॉन से ज़्यादा होगा। बेरिलियम और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का तो वैसे हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, बट हाफ फील्ड होने की वजह से इसका कम हो जाता है, इसलिए सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ हम लोग जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड निकालना है, तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग की। जितना ओवरलैपिंग का एरिया अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही पकड़ मजबूत होगी। जैसे अगर हम ये 2 फिंगर ऐसे करें तो ये कमज़ोर है लॉकिंग, और अगर ऐसे हाथ पकड़ ले तो ये लॉकिंग ज़्यादा मजबूत है। तो जितना ज़्यादा आपने एरिया कवर किया ओवरलैपिंग का, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो एस में तो एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग कम होता है, और एस और पी में एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और अगर पी की बात करें तो इसमें एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए जैसे जैसे एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग बढ़ रहा है, और इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एस है, एस से ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी SP की
और Sp से ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी Pp की ड्यू टू एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग। अब SS से ज़्यादा स्ट्रेंथ, यहाँ पर तो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में थर्ड वाला हो जाएगा। Pp की एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम Sp की होगी, उससे कम SS की होगी, तो थर्ड वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। हालांकि अब इसमें क्या होता है कि कई लोग इसको बॉन्ड एनर्जी से रिलेट कर लेते हैं कि एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, वो अलग चीज़ है बॉन्ड एनर्जी। वो तो भाई ये बॉन्ड छोटा है SS बॉन्ड, अब जैसे SS बॉन्ड है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, या हम लोग कह सकते हैं लिथियम लिथियम बॉन्ड होगा, तो ये बॉन्ड छोटा है, ये बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है, और ये 2p2s बॉन्ड 2p2p बॉन्ड बड़ा है, मान लिया कि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है, तो फिर ये स्ट्रेंथ अलग चीज हो जाएगी, वो बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड एनर्जी अलग चीज हो जाएगी जो बॉन्ड लेंथ से देखी जाएगी। ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ इस तरीके से एरिया ऑफ द ओवरलैपिंग से देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस तो नहीं दिख रही है तो बैलेंस अभी हम लोग कर लेंगे, और बैलेंस करने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और टोटल इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वही हमारे इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल लें, और वैलेंसी फैक्टर ही होता है टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज के बराबर, और दूसरा तरीका है रिएक्शन को आप बैलेंस कर लें। तो देखिए रिएक्शन को बैलेंस करके कैसे चल रहे हैं, आप यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए। इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर दी गई है +6, ये डाल दिया +6, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की है +3। तो इसका सेंस ये ऑक्सीडेशन नंबर तो एक क्रोमियम की होती है, तो एक क्रोमियम बेटा +6 से +3 हो रहा है, इसका मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था एक क्रोमियम। लेकिन यहाँ 1 मॉलिक्यूल में क्रोमियम के एटम 2 हैं तो दोनों के मिला के 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो इसी समझ में आ गया कि आंसर थर्ड होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। लेकिन इधर भी हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग Fe के टर्म से बात करते हैं तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो ये Fe एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा है। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो एक कार्बन इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाह रहा है। बट यहाँ पे कार्बन की नंबर 2 है तो दोनों कार्बन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। इसका सेंस ये हुआ कि ये दोनों लोग इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो ये दोनों मिल के इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसको देंगे, डाइक्रोमेट को, और डाइक्रोमेट इन दोनों के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को लेगा, और लिए हुए इलेक्ट्रॉन और दिए हुए इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए तो बैलेंसिंग आ जाएगी। तो अभी ये दोनों मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, ये 6 लेना चाह रहा है, तो बैलेंसिंग नहीं है भैया। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1 का। ये जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया है ये बैलेंसिंग करने में यूज आएगा। दूसरे कलर से कर ले रहे हैं, ये लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई किया 1 का, इसमें मल्टीप्लाई किया 1 का, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का। तो जब बैलेंसिंग करने जाओगे तो ये 1 यहां लिख दोगे और ये 2 यहां लिख दोगे और ये 2 यहां लिख दोगे, और फिर यहाँ पे जब बैलेंसिंग करोगे तो ये 1 क्रोमियम था, मतलब 2 क्रोमियम एटम थे तो यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर हम लोग ने कर दिया है 2, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कर दिया हमने 4, 2 कार्बन। इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, और हम लोग फिर ऑक्सीजन को वाटर और H+ की मदद से बाद में बैलेंस कर लेंगे।
तो हम लोग ने यहाँ पर इस तरीके से अपने रिएक्शन में देखा कि टोटल बैलेंस इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस रिएक्शन 6 है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है। इसलिए बच्चों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट यील्ड एन एमीन। तो RX की NH3 से रिएक्शन करोगे RNH2 मिल जाएगा, यानी कि प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। RCHNOH का रिडक्शन करेंगे सोडियम अल्कोहल की हेल्प से। तो रिडक्शन करने में आप ऐसा करिए कि ये यहां से बॉन्ड एक ब्रेक करिए, तो एक H इसको दीजिए, एक H इसको दीजिए, और फिर हम लोग यहां से भी इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, एक H इसको देंगे, एक H इसको देंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, RCH, देखो CH तो पहले था, एक H और आ गया CH2, और साथ में NH2, और ये OH H के साथ मिलके वाटर बना देगा। तो ये भी एमीन दे रहा, लेकिन मुझे चाहिए जो एमीन ना दे, तो ये भी एमीन दे रहा। RCnH2O, अच्छा यहाँ साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करनी पड़ रही है, तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पर मैं साइनो के अगर चाहूं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूंगा तो तीनों बॉन्ड तोड़ दूंगा, तो तीनों बॉन्ड तोड़ूंगा इसको, तो ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा और इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर HO मिल जाएगा और यहाँ H मिल जाएगा। अब मुझे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RCOOH, या इसको ऐसे बना लो RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH3, हाइड्रोलिसिस से ये मिल जाएगा अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो एमाइड मिल जाएगा, दोनों स्थितियों में एमीन नहीं मिलेगा। तो यही मेरा ऑप्शन सही है जिसमें एमीन नहीं मिल रहा। फोर्थ वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो ये CONH2 है, तो ये सर यहाँ पे RCH2NH2 मिल जाएगा और मुझे यहाँ पर वाटर मिल जाएगा। तो सब में एमीन मिल रहा है, लेकिन थर्ड वाली रिएक्शन में या तो एमाइड मिल रहा है और या तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, 500 ml ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन, बहुत इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम V1 500 ml है और मोलरिटी M1 5 मोलर है, 5 मोलर है। V2 मुझे दिया गया है, V2 what will be the molarity of the solution obtained if diluted to 1500 ml। 1500 ml तक डाइल्यूट कर लिया, V2 1500 ml कर लिया। M2 मुझे चाहिए, सिंपल फॉर्मूला सब बच्चों ने लगा लिया होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2, क्योंकि डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला चलता है M1V1 इक्वल टू M2V2। अब हम लोग को M1 5 मोलर है और V1 मुझे दिया गया है 500, M2 मुझे निकालना है और V2 मुझे दिया गया है 1500। सॉल्व कर लीजिए, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ने सॉल्व करने पर सबसे पहले इन 2 जीरो को इस 2 जीरो से कैंसिल कर दिया, तो जो हमारा M2 आएगा वो 5 5 25 और यहाँ पर 15 आ जाएगा। 5 से अगर इजी करना चाहते हो तो 5 5 25 और 5 3 15। अब 3 और 5 को डिवाइड करो तो 3 1 3, 20 आ गया, 3 6 18, फिर से 2 बचा, फिर 6 और अब फाइनली 7 कर लो, 1.667। सो मुझे आंसर नंबर सेकंड कर लेना चाहिए, तो 57 का मेरा सही आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अमंग Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सब पीरियड 3 के एलिमेंट है। इन
पीरियड अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन पीरियड फॉर ऑक्साइड अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सब बच्चे जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाता है। इसका रीजन है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती जाती है और हम लोग जानते हैं कि OH से या फिर O से अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो ये एसिडिक होगा। सिमिलरली यहां भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो ये एसिडिक होगा। कई तरह से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आप देखिए कि हमारे थर्ड पीरियड में सबसे पहले कौन आता है, एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन आता है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड में। उसके बाद कौन आता है, फास्फोरस। फास्फोरस के बाद बच्चा कौन आता है, सल्फर। अब इनके ऑक्साइड बना लिए। ये हम लोग का पीरियड थर्ड के एलिमेंट है, पीरियड थर्ड। एल्युमिनियम सबसे पहले, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, इससे ज्यादा SiO2, इससे ज्यादा P2O5 और सबसे ज्यादा SO3 एसिडिक स्ट्रेंथ। और काफी सारे बच्चे इस बात को भी जानते हैं कि जो Al2O3 है वो एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ढूंढिए। SiAl2O3 SiO2 ये तो हो नहीं सकता, Al2O3 SiO2 P2O5 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट लीजिए, एक सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये एक MOH होल X एक हमारा हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने आयनाइज किया तो ये MX प्लस XOH माइनस में ब्रेक होगा। मान लो हमने मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये यहाँ पर S बन जाएगा, यहाँ पर XS बन जाएगा। अगर हम इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएं KSP इक्वल टू, तो मुझे मिल जाएगा MX प्लस का एक्टिव मास OH माइनस का एक्टिव मास की पावर X। वैल्यू सॉल्युबिलिटी की प्रोडक्ट की क्या दी गई है, 4 इंटू 10 टू दी पावर -9। और M की क्या दी गई है, M की है सर मेरी S। और फिर मुझे क्या दिया गया है, XS और XS की पावर मुझे करनी है X। तो देखो बच्चों यहाँ पर मुझे जो मिल गया है वो मिल गया एक S की पावर X और एक मिल गया है X की पावर X। अब सॉल्युबिलिटी मुझे 10 टू दी पावर -3 बताई गई है तो ये 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर -3x हो जाएगा और x की पावर x हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। ये हमको मिला के यहाँ पर 4 इंटू 10 टू दी पावर -9 लाना। तो अगर हम लोग यहाँ पर 4, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने मान लिया कि x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे तो 10 टू दी पावर -3 रह जाएगा, ये 10 - 3 टोटल 10 - 6 आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पावर क्या चाहिए, 10 टू दी पावर -9, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर x बराबर 1 लिया देन LHS नॉट इक्वल टू RHS होगा। अगर हमने x बराबर 2 लिया
x बराबर अगर ने 2 लिया तो रखिए वैल्यू 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर -3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो देखो क्या आ गया, ये 2 2 जा 4 आ गया, ये 10 टू दी पावर -3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 10 - 6 और 10 - 3 10 टू दी पावर -9 आ गया। क्या ये LHS के बराबर है? तो इसमें LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसका सेंस ये हुआ कि मेरा यही आंसर सही होगा। x = 2 कहाँ दिया गया है? 4th ऑप्शन में। तो ऑप्शन 4th मेरा आंसर होगा, देख लीजिए आप। उम्मीद है समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है हमारा? बहुत आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है? अगर हम लोग 2 मोल H3PO4 को हीट कर दें और इसमें से 1 मोल वाटर निकाल दें, 2 मोल H3PO4 में से 1 मोल वाटर निकाल दे हीट करके, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा H4P2O7। इसका नाम होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। आप लोग को फॉर्मूला अगर आ गया तो आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर वैसे तो दिखाई दे रहा P की +5 है, तो सभी मार सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन होगा। लेकिन निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल लो। 4 और H की ऑक्सीडेशन नंबर जब भी नॉन मेटल के साथ H आता है तो +1 मानते हैं, और 2 फॉस्फोरस की निकालनी है, 7 ऑक्सीजन की नॉर्मल केस में ऑक्साइड मानते हुए -2 मानते हैं, =0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ -14 आएगा, +4 उससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, -10 आएगा, उधर जाएगा +10 आएगा। तो P को सॉल्व करेंगे तो 10/2 दैट मीन्स +5 आएगा। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, को क्लोरोबेंजीन में बदल सकते हैं हम लोग। मेन 2 मेथड है हमारे पास। अगर हम लोग इसको चाहते हैं C6H5N2Cl को C6H5Cl में बदल लें, तो एक तो हमारे पास मेथड है Cu2Cl2 को HCl से की प्रेजेंस में Cu2Cl2 HCl की प्रेजेंस में लेके हीट कर दें इसके साथ। इस तरह से जो क्लोरोबेंजीन मुझे मिलेगा, ये रिएक्शन सैंड मियर रिएक्शन कहलाएगी। सैंड मियर रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। अगर आप यहाँ पर केवल कॉपर और HCl के साथ हीट करते हैं, तो अब जो रिएक्शन आएगी NCERT ने दिया हुआ है, इसे गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। और सैंड मियर रिएक्शन की यील्ड गैटरमैन रिएक्शन से ज्यादा बेटर होती है। अब यहाँ पर आप देखो, क्लेजन नहीं होगा, फ्रीडर क्राफ्ट नहीं होगा, वुड्स नहीं होगा, सैंड मियर होगा, तो वहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 62 विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन जब बनाएंगे? तो कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन साइज ऑफ आयन, ये तो सही है, लेकिन मुझे इनकरेक्ट चाहिए, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है, जैसे तुम पढ़ते हो कि अगर मेरे पास लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, रुबिडियम आयन है, सीजियम आयन है, अगर हम लोग ये आयन को पानी में डाल दें
तो लिथियम आयन का हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हवा में साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, जिससे ये आयन बल्की हो जाता है, हैवियर हो जाता है ड्यू टू सॉल्वेशन या ड्यू टू हाइड्रेशन। और जब बल्की हो जाएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो स्पीड कम हो जाएगी तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी लिथियम आयन की कम होती है, सीजियम आयन की ज़्यादा होती है। इसका रीज़न है कि सीजियम आयन का एयर में, हवा में तो साइज बड़ा है, बट पानी में कम हाइड्रेशन करने की वजह से हल्का रह जाता है, स्पीड ज़्यादा होती है। और इसका जो है हवा में साइज छोटा, बट पानी में ये ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है और बल्की हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। सो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन साइज ऑफ आयन। जी हाँ, बिल्कुल। जिस आयन का पानी में साइज बड़ा हो जाएगा उसकी कंडक्टिविटी कम, और जिसका पानी में साइज छोटा हो जाएगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। चलिए, ये तो सही हो गया। फिर हमारे पास बात आ गई कि ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं प्रिंट हो पाया, आप समझ चुके होंगे यहाँ सॉल्यूशन है। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जितना विस्कस सॉल्यूशन होगा उतना ही हमारा, बल्कि सॉल्वेंट भी ले सकते थे, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन ना कह के सॉल्वेंट कह सकते थे। आयन, मान लो कोई भी हम आयन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम लोग मिला रहे हैं सॉल्वेंट में जो विस्कस है। जैसे कि ये समझ लो कि अगर हम हवा में चले, एयर में, तो आसानी से चल सकते हैं, लेकिन अगर पानी में चलेंगे तो हमें चलने में हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि पानी को काट के हमें जाना पड़ेगा। अगर यही हमको पानी की जगह ग्लिसरॉल में चलने को कह दे, ग्लिसरॉल थोड़ा और गाढ़ा लिक्विड होता है तो हमें चलना और मुश्किल होगा। तो इस तरह से आयन की स्पीड स्लो होती चली जाएगी। तो यहाँ सोल्यूशन या सॉल्वेंट लेके इसमें भी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ये बात गलत हो गई। अभी बताया कि साइज पे क्यों डिपेंड कर रही, क्योंकि हाइड्रेशन या सॉल्वेशन की वजह से। तो ये बात गलत हो गई। इस पे सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है, ये कह रहा है नहीं डिपेंड करता। और कंडक्टिविटी सोल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कम डिसोशिएट होते हैं पानी में, कम नंबर ऑफ चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स या आयंस मिलते हैं। अगर हीट कर दोगे तो एनर्जी मिलने की वजह से डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये बात सही है, लेकिन मुझे गलत चाहिए थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। एक रिएक्शन चल रही है, ऐसा बहुत बार आपने क्वेश्चन किया है। एक रिएक्शन चल रही है A+2B दिस गिव्स C। कह रहा है कि कितना अमाउंट बनेगा अगर हमने 5 मोल A के लिए हैं और 8 मोल B के लिए हैं। आपने कितनी बार, मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, जब आपको किसी स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम में, किसी रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम में आपको 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट गिवन है और सबका 2 रिएक्टेंट है तो दोनों का, 3 है तो तीनों का, आपको मास, मोल, क्वांटिटी गिवन है, तो आप ऐसे में किस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालेंगे, ये डिसाइड होगा जो रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा उससे। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है? जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में पहले। अब क्वेश्चन है हमें कैसे पता चलेगा? ये तो प्रैक्टिकल बात है कि रिएक्शन में कौन पहले कंप्लीट होता है, कंज्यूम होता है। तो इसके लिए हम लोग एक लिमिटिंग रेशियो निकालते हैं, और वो लिमिटिंग रेशियो क्या होता है? जो भी मुझे गिवन क्वांटिटी या मोल दिया गया है उसको मैं बैलेंसिंग नंबर से या स्टाइक्योमेट्रिक नंबर से डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर भी देखो बैलेंसिंग नंबर 2 है, डिवाइड कर दो। अब आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5। जो लीस्ट नंबर होता है, लीस्ट नंबर जिसमें आता है वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है और उसी से प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो इस रिएक्शन में हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 मोल B gives 1 मोल C, बट मुझे कितने मोल B दिए गए? 8। सो 8 मोल B देंगे 4 मोल C। तो 4 मोल यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होगा।
आईपैक नेम लिखना है, पहले भी बताया था कि जब कभी एरोमेटिक कंपाउंड का आईपैक नेम लिखना हो तो पहले देखोगे उसके चारों तरफ उस बेंजीन रिंग पे, उस न्यूक्लियस पे कौन कौन जुड़े हैं। अगर वो कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे OH है, जैसे CHO है, जैसे COH है, तो फिर उन्हीं के प्रेफरेंस से हम लोग नंबरिंग करेंगे। लेकिन अगर हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर R जुड़ा है यानी एल्काइल, X जुड़ा है यानी हेलो, NO2 जुड़ा है या फिर OR जुड़ा है, ये इनके कोई सफिक्स नहीं होते, इनके हमेशा प्रीफिक्स होते हैं, ये सब साइड चेन होती है। तो इनमें किसको नंबरिंग पहले देंगे, इनमें पीरियोरिटी नहीं चलता, इसमें लोएस्ट लोकेंट सेट रूल चलता। तो इसमें लोएस्ट लोकेंट लगाना पड़ेगा, जहां से नंबर डालने पे कम से कम छोटे से छोटा नंबर लोकेंट का आ जाए। तो अब जैसे मान लो मैंने एक गलत तरीके से नंबरिंग की, और गलत तरीके से नंबरिंग मैंने यहां से नंबरिंग कर ली 1 2 3 4, यहां से मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4, तो मेरा देखो कहां कहां साइड चेन है, 1 पे साइड चेन है, 3 पे है, 4 पे है। तो इसको मैं ऐसे लिख के देख लूंगा 1 3 4, इसका लोकेंट का नंबर, लोकेंट मीन्स जहां पे साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट जिस नंबर पे जुड़ा रहता है उसे लोकेंट कहते हैं। 1 3 4 आ रहा, मैंने कहा चलो और कोई पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो और दूसरी पॉसिबिलिटी देखने के लिए मैंने NO2 की तरफ से नंबरिंग कर ली, और NO2 की तरफ से नंबरिंग की 1 2 3 4 5। अब मुझे मिल गया 1 2 5। तो देखो 1 1 बराबर हो गया, 3 2 में 2 पहले आ गया, तो 2 यानी ये उससे ज्यादा बेटर है पहली वाली नंबरिंग से। तो ये वाला तो नंबरिंग बेकार था, क्योंकि इसका 134 आ रहा है, इसका 125 आ रहा, ये नंबर छोटा है, ये सही है। लेकिन अगर हमने इसको एक और विधि से किया, और वो विधि ये थी, यहां लगाया 1, यहां लगाया 2 3 4, अब ये भाई साहब और छोटा नंबर आ गया 1 2 4, यहां 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, लेकिन 5 से कम 4 है, और यही सबसे छोटा है। तो यही नंबरिंग बेस्ट होगी, इसे ही कहेंगे लोएस्ट लोकेंट सेट रूल। अब नेम लिखो, नेम लिखो। तो नेम लिखने के लिए अब अल्फाबेटिक पहले लिखेंगे, तो ब्रोमो सबसे पहले आता, तो 1 का ब्रोमो, फिर नाइट्रो और मेथाइल KLMN, M पहले आता है, तो मेथाइल पहले लिखना चाहिए, तो 4 मेथाइल, 4 पे मेथाइल आ गया, फिर 2 पे नाइट्रो, 2 पे नाइट्रो, लास्ट में बेंजीन। तो देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है 1 पे ब्रोमो, 4 पे मेथाइल, दो दो मिल रहे हैं, 2 पे नाइट्रो, यहाँ 6 पे नाइट्रो है तो गलत हो गया, तो यहाँ पर 2 पे नाइट्रो बेंजीन, दैट मीन सेकंड ऑप्शन सही होगा। और क्यों होगा सब समझा दिया आपको। द मोस्ट स्टेबल आयन, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करना हो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स अगर चेक करना हो, तो सबसे पहले देखना है कॉम्प्लेक्स में साइनाइड है कि नहीं। तो साइनाइड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। साइनाइड के बाद हमें देखना है कि कोई चिलेटिंग लिगेंड होना चाहिए। चिलेटिंग लिगेंड, अगर चिलेटिंग लिगेंड है तो भी हमारा मतलब साइनाइड नहीं है, तो जो चिलेटिंग लिगेंड है, जैसे चिलेटिंग लिगेंड दैट मीन्स पॉलीडेंटेड लिगेंड, बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पॉलीडेंटेड, मोनोडेंटेड को छोड़कर सब चिलेटिंग है। तो चिलेटिंग लिगेंड जैसे EN है, एथिलीन डाइमीन चिलेटिंग है, तो स्टेबल हो जाएगा। अगर साइनो ना हो, अगर साइनो है तो इनसे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हमको देखना चाहिए
स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड, कौन से लीगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। फिर चार्ज ऑन मेटल आयन, किस मेटल पे चार्ज ज्यादा है। और स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, यहां पर हाई चार्ज। ये सब स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसमें कोई भी क्वेश्चन है तुम्हें रुकेगा नहीं। सबसे पहले देखो 4 ऑप्शन है, उसमें साइनो अगर है तो साइनो मोस्ट स्टेबल है। चलिए देखते हैं, OH है, Cl है, साइनो है, ये लो मार दिया, थर्ड वाला हो गया। अगर ये साइनो ना होता यहाँ पे और यहाँ पर होता En लीगेंड होता तो फिर En वाला मार देते। अगर En भी होता साइनो भी होता तो साइनो को मारते। अगर साइनो ना होता En होता तो En को मारते। अब उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पर चेक कर लेना होता ऑक्सीडेशन नंबर। देखो Fe की सबकी +3 है। फिर H2O Cl OH में हम लोग देख लेते कौन सा लीगेंड हमारा सबसे स्ट्रांग है, उसके हिसाब से हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड करते। बट अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो थर्ड वाला हमारा सही हो गया। आईपैक नेम लिखना है, साइनो ग्रुप की पीरियोडिटी सबसे ज्यादा है, ये नंबर 1 लेगा, 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा है, सेकेंड कार्बन पे, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं सर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। चेन नंबर वर्ड रूट देखो कितने कार्बन का, 5 का, तो पेंट आ गया। देखो क्या कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, पेंट आ गया है। तो डबल बॉन्ड है भैया थर्ड नंबर पे, तो 3 पे ईन है, ईन है। और 1 पे नाइट्राइल है, 1 पे नाइट्राइल है। जो हमारा मेन फंक्शन ग्रुप का जो सफिक्स है वो N से यानी नॉन वॉवल कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ E बना रहेगा। अब ये चेक कर लीजिए नेम किस में आ रहा, 2 ब्रोमो, 1 1 तो हो नहीं सकता, ब्यूट गलत, पेंट सही हो गया। और इस तरह से मेरा सही आंसर है इसका थर्ड। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्किल साइनाइड as a main product while AgCN form isocyanide as the main product। जी हाँ बिल्कुल सही बात है ये। इसमें यहाँ पर जब RCl के साथ हम लोग KCN की रिएक्शन करते हैं तो जो KCN है वो पहले K प्लस और Cn माइनस बनाता। अब ये जो Cn है ये एक एम्बीडेंट लिगेंड है, एक एम्बीडेंट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। इसका C भी डोनर हो सकता है, N भी डोनर हो सकता है। अगर C डोनेट करेगा या कार्बन से जुड़ेगा, हेलो एल्केन से, एल्काइल से जुड़ेगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डोनर कैपेसिटी ज्यादा है। N जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी कम है, तो ये C जाके R पर जुड़ जाता है और एल्किल साइनाइड बन जाता है। लेकिन अगर ये यहां पर होगा AgCN, तो जो AgCN है वो हमारा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका जो N है ये पहले R से जुड़ेगा और R से जुड़ने के बाद फिर ये Cl यहां से ब्रेक होगा, फिर ये Ag यहां से ब्रेक होगा। इसलिए जो प्रोडक्ट होगा वो RNC होगा, बिकॉज AgCN Cn माइनस नहीं बनाता। तो इसमें मोनो डोनेशन है, एक ही डोनर साइट है N, और इसके पास 2 डोनर साइट थी, 2 अटैकिंग साइट थी, तो इसलिए RNC बनेगा, तो वहां पर आइसोसाइनाइड बनेगा। ये सही है। अब रीजन मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अगर आपसे पूछे कि क्या कारण है कि KCN साइनो प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप कहेंगे बिकॉज KCN इज द आयनिक कंपाउंड, इट गिव्स साइनाइड आयन व्हिच हैव साइनाइड एंड हैव अ 2 डोनर साइट्स, कार्बन एंड नाइट्रोजन, और कार्बन डोनर इज फॉर्म मोर स्टेबल एल्किल साइनाइड इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन डोनर।
तो सो यहाँ पर हम लोग ने ये रीजन इसका है। यहाँ पर लिख रहा केसीएन एंड एजीसीएन बोथ आर हाईली कंपाउंड, ये तो गलत कर दिया बिल्कुल। अगर केसीएन को आयनिक और एजीसीएन को कोवेलेंट कहता तब भी हम एक बार सोच सकते थे शायद स्टेटमेंट तो करेक्ट है, रीजन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं वो सोचते, बट यहाँ पर तो इन्होंने यही गलत कर दिया। तो रीजन ये है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो क्या होना चाहिए, ए करेक्ट है और आर नॉट करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। 67 का हमने फर्स्ट ऑप्शन कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे 68 की। तो 68 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कई बार हम लोग इस तरह के क्वेश्चन अपने टेस्ट में लेके आए हैं और आपको ये फंडा बताया है कि अगर मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, देखो ये क्रोमियम की ऑक्सीडेशन +6 है, यहाँ से +3 हो रही है, यानी रिडक्शन होगा। तो ये मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, या तो आप ऐसा कर लें कि जो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ अगर चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इनवर्स कर लीजिए, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा या जिसकी नेगेटिव में वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो क्रोमियम की सबसे ज्यादा, तो क्रोमियम आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे क्रोमियम में Cr3+ कर देते, होना चाहिए Cr। आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा क्रोमियम है या क्रोमियम 3+ है, इस शॉर्टकट से तो हमें पता नहीं चल रहा। तो फिर पूरी बात आपको समझनी होगी। आप +6 से +3 में रिड्यूस हो रहे हैं तो दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज। अगर आपको बनना है रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरे को करना पड़ेगा आपको रिड्यूस और खुद होना पड़ेगा ऑक्सीडाइज। तो तब मुझे ऐसे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी रिवर्स ऑर्डर में। क्रोमियम 3+ जब Cr2O7 2- में +6 में ऑक्सीडाइज होते हैं तो इनका E0 ऑक्सीडेशन उल्टी हो जाएगी, वैल्यू -1.33 हो जाएगा। और ऐसे यहां पर Cl- से Cl2 करोगे तो -1.36 आ जाएगा। यहां पर Mn2+ से MnO4- करोगे, पलटोगे तो -1.5 आ जाएगा। और इसमें अगर क्रोमियम से क्रोमियम 3+ करोगे तो E0 +0.74 आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा है। अब हम लोग यहां पर ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है E0 ऑक्सीडेशन के, जिसका E0 ऑक्सीडेशन जितना ज्यादा है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे ज्यादा E0 ऑक्सीडेशन क्रोमियम का है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। आप किसी भी विधि से इसको समझ सकते हैं। या तो जो दिए गए वैल्यूज हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल में जिसका सबसे कम हो या माइनस में ज्यादा हो उसी को मान लीजिए कि वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बट जो बाद में लिखा होगा, वो जो नेक्स्ट साइड लिखा होगा, पहले नहीं लिखा होगा। ट्रिक का यूज करना तो सावधानी से करना होगा। इंटरमीडिएट इन रीमर टीमन रिएक्शन कई बार पढ़ा है। रीमर टीमन रिएक्शन का और कार्बेलिमिन रिएक्शन का इंटरमीडिएट आपका डाइक्लोरोकार्बीन होता है। तो यहाँ पर देखो डाइक्लोरोकार्बीन दिया हुआ है, लेकिन एक समस्या कर दी कि ये भी बीच में रिएक्शन मैकेनिज्म में बनता है। तो मुझे तो लगता है कि इसके 2 आंसर सही होंगे। देखिए होता क्या है ये रिएक्शन में, ये रिएक्शन क्या है, देखिए सर ये फिनॉल है और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग CHCl3 से +NaOH या KOH से कराते हैं
तो हमको बच्चों बेंजल्डिहाइड मिल जाता और बाकी अदर प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने थोड़ी बहुत दी हुई है। अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको ये जो CHCl3 है ये NaOH के साथ रिएक्शन करने के लिए जाता है और NaOH इस CHCl3 से, क्योंकि ये बेस है तो एक एसिड को तोड़वा लेता, एसिड HCl को निकलवा लेता, जिससे यहाँ ये CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन मिल जाता और ये HCl इस NaOH से रिएक्शन करेगा तो NaCl बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो एक तरह से ये एक इंटरमीडिएट हो गया। बट अभी यहां पर ये जो फिनॉल है ये भी एसिडिक कैरेक्टर लगता, तो ये NaOH के साथ फिनॉक्साइड आयन बना देता और ये CCl2 अब बेंजीन पर रिएक्ट करता, अटैक करता, बिकॉज CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो अभी यहां पर एक थोड़ा सा चेंज होता है, ये जो लोन पेयर हैं ये यहां आ जाते हैं, ये यहां आ जाता है H और ये माइनस इससे जाके जुड़ जाता है। तो मुझे जो कंपाउंड मिल जाता है इंटरमीडिएट वो ये मिल जाता है। ध्यान से देखिएगा, और अब मेन मेरा चेंज आने जा रहा है और वो चेंज ये है इसमें। अब मेरा चेंज ये है कि ये वापस ये वाला बॉन्ड इधर आता है, एनसीईआरटी में दिया है, ये इधर चला जाता है और मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाता है। और ये जो H है वो इस पे आके जुड़ जाएगा, CHCl। अब ये भी एक इंटरमीडिएट है और ये देखो यहां पर दिया हुआ है O- CHCl2। सो मेरा इस मैकेनिज्म में दोनों ही इंटरमीडिएट हैं, किसी एक पे हम नहीं कह सकते हैं, तो मुझे फर्स्ट और सेकंड दोनों करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 70, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड जैसे कि मान लीजिए HCl है हमारा। अब ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तहत जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और हम लोग ने मान लिया कि मोस्टली इस समय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग SN1 मैकेनिज्म से कर रहे हैं। तो अगर SN1 मैकेनिज्म से कर रहे हैं तो जितनी जल्दी ये CH3CH2 प्लस फॉर्म में टूटेगा कार्बोकेटायन में, उतना रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। और ये प्लस में टूटेगा यहां से, ये प्लस ये माइनस, और फिर Cl माइनस इस पे अटैक कर देगा, Cl माइनस अटैक कर देगा, CH3 CH2 Cl बन जाएगा। दैट मीन्स रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आप सब जानते हो। यहां पर देखिए ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज्यादा होगी 2 डिग्री की और 2 डिग्री से ज्यादा होगी 3 डिग्री की। इसलिए A से ज्यादा B, B से ज्यादा C, या फिर हम लोग कह सकते हैं
सी से ज्यादा बी, बी से ज्यादा ए। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 71, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एनलीन, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनलीन विद ब्रोमीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सब लोग जानते हैं कि ये रिएक्शन में एनलीन का जो NH2 ग्रुप है वो हाईली एक्टिवेटर है, और हाईली एक्टिवेटर होने की वजह से अगर आपने NH2 को खुला छोड़ा, इसका एसाइलेशन करा के प्रोटेक्शन नहीं किया, तो हेलोजनेशन में ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। हेलोजनेशन में ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, भले ही आपने यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट ही क्यों नहीं ले लिया हो। और एनलीन का जो NH2 है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा एक ब्रोमो सेकंड नंबर पे, एक ब्रोमो फोर्थ नंबर पर, एक ब्रोमो सिक्स्थ नंबर पर। यहां पर मुझे मिल रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनलीन। अगर चाहते हो मोनो ब्रोमो बना लो, ऑर्थो ब्रोमो बना लो, पैरा ब्रोमो बना लो, तो फिर पहले इसका एसाइलेशन करना पड़ेगा। एसिड एनिलाइड बनाएंगे। एसिड एनिलाइड थोड़ा सा लेस एक्टिव है, तो वो पैरा ब्रोमो मेजर बना देगा एथेनोइक एसिड में, और फिर हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना, मिल जाएगी रिएक्शन। Which of the following reaction is Friedel-Crafts alkylation? एल्काइलेशन का सेंस है एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में लुईस एसिड में होती है। यहाँ पर आपका एनहाइड्रस Cl3 है, बट हेलोजन की रिएक्शन हो रही है और क्लोरो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है बेंजीन में, तो ये है नहीं। यहाँ पर एनहाइड्रस Cl3 CH3Cl हो रहा है, CH3 ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये हो सकती है। यहाँ पर नाइट्रेशन हो रहा है, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये रिएक्शन एल्काइलेशन नहीं बल्कि नाइट्रेशन है। ये रिएक्शन हमारी क्लोरीनेशन या हेलोजनेशन है, क्लोरीनेशन या हेलोजनेशन है। नन ऑफ दीज का मतलब नहीं है, इसलिए सही आंसर सेकंड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन की जब क्लोरीन से रिएक्शन हो, क्लोरीन से रिएक्शन हो, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर क्लोरीन आपने एक्सेस ले ली और आपने एक्सेस क्लोरीन लेके एनहाइड्रस AlCl3 या आप FeCl3 ले लीजिए, FeCl3 कोई लुईस एसिड लिया, FeCl3 कोई लुईस एसिड लिया, तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये बॉन्ड ऐसे ही बने रहेंगे और यहां पर Cl आ जाएंगे और H हट जाएंगे, और ये होगा हमारा C6Cl6। इसका नाम होगा हेक्सा क्लोरो बेंजीन। H हट जाएगा, Cl आ जाएगा, लेकिन यहां पे हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज है और हीट भी किया गया, ये ठंडे में रखना है। तो अगर हम लोग ने इसको लिया, कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए, तो Cl2 अल्ट्रा वायलेट रेज 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी बच्चा, तो यहाँ बीच के बॉन्ड कट जाएंगे, मतलब ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएंगे, और बॉन्ड टूटने के बाद H जो है वो तो पहले से ही है, इस पे बेंजीन पे H पहले से ही है। अब एक डबल बॉन्ड टूटा तो 2 Cl आ गए, फिर यहां पर भी Cl आ गए,
फिर यहां पर भी Cl आ गए। तो जो ये बना इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6 और इसको हम लोग शॉर्ट नेम देते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे गैमेक्सीन भी कहते हैं, गैमेक्सीन 6,6,6। तो यहां पर मेरा बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि फर्स्ट बनेगा, ना तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ना तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, ना हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा। यहां पर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसमें डबल बॉन्ड बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चलते हैं। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, और अगर हमारा मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो ब्रांचिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या क्राउडिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सेम मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होगा या साइज बड़ा होगा, सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा। और ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो स्पेरिकल हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो ब्रांचिंग ज्यादा, सरफेस एरिया कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो इसमें देखिए, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, 3 CH3 लगे हैं ऐसे, और ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो 1 डिग्री से कम होता है 2 डिग्री और 2 डिग्री से कम होता है 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट। अगर मोलर मास सेम हो, देखो ये भी 4 कार्बन है, ये भी C4H9Br है, ये भी C4H9Br है, ये भी C4H9Br है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो थर्ड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। बहुत सिंपल रिएक्शन है, NaCN से रिएक्शन कराओगे तो CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। इसका रिडक्शन कराओगे तो रिडक्शन में ये 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक छोड़ दोगे। एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक करते हो तो जिनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है उन दोनों को HH देते हो। 2 सिंगल बॉन्ड ब्रेक करते हो, दो बॉन्ड ब्रेक करते हो, एक सिग्मा एक पाई, तो 2H देते हो। तो जब रिडक्शन कराओगे तो CH3CH2 CH2NH2 बन जाएगा, N प्रोपाइलेमीन। आंसर हो जाएगा थर्ड। इस तरह से बच्चों फर्स्ट 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। अब आगे के सर आपको डिस्कस कराएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। चलिए, तो 75 तक आपने रिस्पेक्टेड संजीव सर के साथ डिस्कशन देखा। अब 76 to 100 हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बहुत ही फेमस रिएक्शन हम सब लोग जानते हैं, और इसमें फॉर्मेशन होता है डाई का, ये भी हम सब लोग जानते हैं। कैसे होता है वो बताने का काम करते हैं। हमने आपको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी बताई है, कलर याद करने के लिए। इसमें जो फॉर्मेशन होगा डाई का, वो ऑरेंज डाई बनती है। कैसे पता सर? याद करने की ट्रिक बताई थी छोटी सी, OH लगा है ना। तो यहां पर अगर हम लोग ये देखते हैं, OH मीडियम भी है, यहाँ पर बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो O से ऑरेंज, O से OH। ठीक, कैसे बनती है ऑरेंज कलर की डाई? BDC और फिनॉल की रिएक्शन में बेसिक मीडियम में। आइए देखते हैं। अगर हम इसको लिखें इस तरह से तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होगी। अब ये फिनॉल है, फिनॉल को हम ऐसे लिख लें अगर, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब आपने यहां से HCl निकाल दिया, और जैसे ही HCl निकाला तो N डबल बॉन्ड N, ये ऑरेंज एक डाई बन गई है ना।
ऑरेंज कलर की एक डाई बन गई जिसका नाम देख लीजिए क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा पे है OH, एजोबेंजीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कपलिंग का पार्ट है, और ये हम लोग इसको देखते हैं डाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है सेकेंड ऑप्शन आपका। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन में पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, आंसर नंबर 2। ठीक, चलिए, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। तो देखिए ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन पर ये जो कन्वर्जन होता है, CHO ग्रुप COH में बदल जाता है ना। ये ब्रोमीन वाटर की जब हम बात करते हैं तो ये जो CHO है इसका प्रेजेंस कंफर्म होता है एल्डिहाइड ग्रुप का, और ये बदल जाता है किसमें? ग्लूकोनिक एसिड में। किसमें बदल जाता है? ग्लूकोनिक एसिड में। कन्वर्जन इन ग्लूकोनिक एसिड हो जाता है। तो ग्लूकोनिक एसिड में आप देख सकते हो सीधे सीधे से ये जो CHO है ये कन्वर्ट हो गया COOH में। किसमें हो गया? COOH में, और इसी का नाम ग्लूकोनिक एसिड होता है। ठीक है, अगर इसी में मान लीजिए मैं HNO3 से पास आउट करा देता तो ये सैकरिक एसिड या ग्लूकैरिक एसिड बन जाता। उसमें क्या होता? उसमें एल्डिहाइडिक और एल्कोहलिक की नीचे वाला जो ग्रुप है ये दोनों ही जो है COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो HNO3 से भी रिएक्शन कई बार पूछी जाती है, और यहाँ पर तो ब्रोमीन वाटर से पूछी गई है। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, बिल्कुल ठीक बात है। साइनोहाइड्रिन नहीं बनता, N-हेक्सेन बनता है। HI से रिएक्शन कराने पे, HI से ग्लूकोज की प्रोलॉन्ग हीटिंग कराने पर N-हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है जब ब्रोमीन वाटर से इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप का प्रेजेंस भी ये रिएक्शन जो है बताती है। कन्वर्ट हो गया COH, किसमें कन्वर्ट हो गया आप देख सकते हो, CHO कन्वर्ट हो गया COH में। तो ऑप्शन नंबर A के साथ हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78 आ रहा है, फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ हो रही है। तो फिनॉल की रिएक्शन जब NaOH के साथ कराते हैं तो सबसे पहले जो A बनेगा वो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन, और फिर फर्दर इसकी रिएक्शन जब हम CO2 से कराते हैं, फिर H+ से पास आउट कराते हैं, तो फॉर्मेशन हो जाता है बेटा सीधे ही सीधे सैलिसिलिक एसिड का। किसका हो जाता है फॉर्मेशन? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये रिएक्शन कोलबेज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? कोलबेज रिएक्शन है। ठीक, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो A हो गया सोडियम फिनॉक्साइड और B हो गया सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 में थर्ड है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। यहां पर ये दिया हुआ है बेंजीन में ये रिएक्शन जा रही है, और ये हम सब लोग जानते हैं COHCl का आना गेटरमैन कोच रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? गेटरमैन कोच है। कई बार रैपिड फायर सेशंस में हम लोग इसे देख चुके हैं, है ना। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ये तो बात ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, गेटरमैन कोच यहां पर जो ये रिएक्शन है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं बनाता है। ठीक है, इटाइल्ड रिएक्शन ये हो नहीं सकती क्योंकि क्रोमिल क्लोराइड का जिक्र यहां पर है ही नहीं। स्टीफन रिडक्शन ये RCN से NH2 बनती है, एमीन बनाती है ना, SnCl2 के साथ। और रोजेनमैन रिडक्शन भी ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन गेटरमैन है, और ये एलिफेटिक जो है एल्डिहाइड नहीं बना रही है, ये फॉर्मेशन करती है बेंजल्डिहाइड का, और ये रिएक्शन गेटरमैन कोच है। इटाल्ड में CrO2Cl2 नहीं है तो इटाल्ड नहीं हो सकती। स्टीफन में जो है वो एमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कई बार हम लोग इसको देख चुके हैं नेम्ड रिएक्शन के पार्ट में और रैपिड फायर्स में। तो सेकेंड ऑप्शन 79 का
क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर रहा है। देखो CHO की जब हम बात करते हैं तो इसमें होता है माइनस M इफेक्ट। अब जैसे ये HNO3H2SO4 है तो अब इसमें ये कौन सा इफेक्ट है बेटा, माइनस M इफेक्ट है। और माइनस M इफेक्ट मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा पोजीशन पे देखो एक ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, पहला वाला मेटा पे है, तो क्या बन जाएगा CHO और मेटा पे क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे नजर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक, चलिए सिंपल सवाल था, pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो फाइंड द pH ऑफ अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन। अमोनियम एसिटेट सोल्यूशन सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का, ठीक है ना। तो इसके लिए pH का फॉर्मूला हमने आपसे इसकी ट्रिक बताई है, हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। हमने कहा था जो एसिड होगा A से एसिड, A से अच्छा, और जो अच्छा है उसके आगे प्लस लगा दो, B से बेस और B से बुरा तो उसके आगे माइनस लगा दो, है ना। तो pKw की वैल्यू कितनी हो गई 14 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा 4.76 माइनस 4.75, है ना। 4.76 4.75, तो ये जो है ये आप देख सकते हो, ये 14 प्लस 0.01, है ना। सॉल्व करने पे 7.005 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, नियर अबाउट 7 आएगा। देखो ऑलमोस्ट ये वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू अगर ऑलमोस्ट सेम है तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 7 के आसपास एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले की क्योंकि हमने ट्रिक बताई है आपको तो मुझे लगा आपसे ये बात डिस्कस करनी चाहिए। चलिए आगे चल रहे हैं। Question number 82. If water vapor is assumed to be a perfect gas, the molar enthalpy change for the vaporization of 1 mole. ये इंपॉर्टेंट बात है। वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल। मोलर इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई। इंटरनल एनर्जी चेंज आपसे पूछा है जब 1 मोल ऑफ वाटर वेपराइज हुआ है। तो बहुत ही आसान सवाल, आया हुआ सवाल भी है, PYQ है। ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू देखो क्या है, 1 हो जाएगी। 1 माइनस 0 करोगे। अब हम जानते क्या है बेटा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, यही तो जानते हो। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा NGRT। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आपको ये दिया हुआ है डेल्टा एच कितना दिया 41, तो 41 माइनस, अब हम किलो जूल में ले रहे हैं, डेल्टा एन जी 1 है, आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। और टी कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 373 हो जाएगा। तो ये तो 41 हो गया, ये माइनस, ये कैलकुलेट होके आता है 3 पॉइंट समथिंग, है ना, 3.06096। अब ये कैलकुलेट होके फाइनली आता है 37.904 किलो जूल। अब ये किलो जूल में आ गया पर मोल, तो सीधा सीधा रिलेशन है, पहला आंसर है 82 का, तो सीधा सीधा रिलेशन है एंथैल्पी चेंज में और इंटरनल एनर्जी चेंज। आपके सामने ये रिलेशन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं सेशंस में, कई बार हम लोग इस पे रैपिड फायर में ऐसे क्वेश्चंस को करवा भी चुके हैं, और PYQ है भी है ना। तो ये उम्मीद है सबका सही हुआ होगा।
क्वेश्चन नंबर 83 में बात कर रहा है, रेडियल नोड्स के बारे में बात हो रही है 2s ऑर्बिटल के लिए। देखिए रेडियल नोड्स की जब बात करते हैं तो रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला होता है वो n-l-1 होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो n-l-1, n कितना है बेटा 2s के लिए, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 है, 2 - 0 - 1, रेडियल नोड्स यहाँ पे 1 आ जाएंगे, है ना। मान लो पूछ लेता है एंगुलर नोड कितने हैं, एंगुलर नोड्स कितने हैं, तो एंगुलर नोड l के बराबर होते हैं, 0 हो जाता है। तो टोटल नोड्स कितने हो जाते हैं, टोटल नोड्स का भी फार्मूला दोनों का सम कर दो या तो n-1 कर दो, तो 1 + 0 दोनों का सम कर दिया 1 हो गए। यहाँ पे आपसे रेडियल नोड्स खैर पूछे थे तो रेडियल नोड के लिए आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 83 का थर्ड आंसर आपके सामने नजर आ रहा है, सब लोग जानते हैं। 84 की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है। देखिए सब लोग जानते हैं एक बात कि T बराबर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो एक्सप्रेशन होती है वो होती है T बराबर 2.303 के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T। इसको जानते हैं सब लोग। अब अगर हम इसको इस टर्म में लिख ले, लॉग ऑफ R0 अपॉन R इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303, कोई किसी को एतराज तो नहीं है, कोई एतराज नहीं है। अब अगर यही ग्राफ ऐसे बना दे y बराबर mx का, तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा log ऑफ R0 अपॉन R और यहाँ पे हो गया T। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, जिसपे जो स्लोप होगा वो हो जाएगा K अपॉन 2.303। तो यहाँ पे स्लोप वगैरह कुछ भी नहीं पूछा है, आपसे ग्राफ पूछा है। तो ग्राफ फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 84 के साथ फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। किसके साथ जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट जो है सीधा सीधा एक्सप्रेशन हमने लिखा जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये y बराबर mx से तुलना करके ग्राफ बना लिया, जो कि ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। एक दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि रेडियो एक्टिव डिके जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल होते हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहता हूं तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत ही शानदार सवाल है, आमतौर पे लोग धोखा उठा जाते हैं इसमें। NiCO4 की जब बात हम करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं Ni के बारे में एटॉमिक नंबर 28 है। अगर हम बात करते हैं आर्गन 4s2 3d8 की, तो ये ऐसे इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको हमें फिल करना होता है, s में 2 हैं और ये d है। ध्यान दीजिए, ये GS है ग्राउंड स्टेट, ये ES है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो S के 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा ध्यान से समझिए, CO कैसा लीगेंड है, CO एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। कैसा लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। अब जब स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो आप मुझे बताइए क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ये करेगा तो ये तो ऐसे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप होकर इधर वाले में आ जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, मैं फिर एक बना ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास S के भी 2 अभी बचे हुए हैं। S के भी 2 है ना मेरे पास, तो इधर जगह नहीं थी, S के भी 2 है मेरे पास। चलो इधर हमने बना लिया। अब
होता क्या है, फर्दर ये एस वाले भी इसी डी में सेटल्ड हो जाते हैं, है ना, ये भी इसी में सेटल्ड हो जाते हैं बेटा। तो अब जो वैकेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एस और पी वाले, देख लीजिए ध्यान से। तो अब सीओ कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं, तो एक सीओ इसमें गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे ये एस है और ये 3 पी हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो NiCO4 की हाइब्रिडाइजेशन सब लोग याद रखेंगे, कैसी होती है, sp3, और sp3 है तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहाइड्रल। सारे इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ कैसे हैं, पेयर्ड है। तो ये कैसी केमिकल स्पीसी है, ये है डायामैग्नेटिक केमिकल स्पीसी, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा होगा, 0 होगा। तमाम सारी बातें हमने शेयर कर दी आपसे। एस के भी इलेक्ट्रॉन डी में ही सेटल्ड हो जाते हैं, देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो यहाँ पे sp3 टेट्राहाइड्रल डायामैग्नेटिक, स्क्वायर प्लेनर के दोनों ऑप्शन पहले काट दीजिए, पैरामैग्नेटिक को काट दीजिए, डायामैग्नेटिक और टेट्राहाइड्रल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 85। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चल रहे हैं। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का होना किसमें देखने को मिल रहा है, बहुत सिंपल सवाल। देखो NO3 माइनस सेकेंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का, डी ऑर्बिटल एब्सेंस है, कोई संभावना ही नहीं। BO3 3 माइनस, दोनों ही सेकेंड पीरियड के, सेकेंड पीरियड के हैं तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, खत्म मामला। सल्फाइड को देखो, ये है थर्ड पीरियड का, ये है सेकेंड पीरियड का, इसके पास पी तो हाई है, इसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डी भी है, पी पाई डी पाई विल एग्जिस्ट इन सल्फाइड, आंसर हो गया थर्ड। इसी तरह कार्बोनेट में भी देख सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन दोनों ही सेकेंड पीरियड के हैं, डी ऑर्बिटल है ही नहीं, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी ही नहीं, ठीक है। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, आया हुआ सवाल है, ये भी PYQ है बेटा। तो रिएक्शन बेटा ये वाली कौन सी है, एक्सोथर्मिक, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, तो इधर जाना वाला एंडोथर्मिक होगा, इधर वाला एक्सो होगा। अब इधर देखो गैसियस मोल्स कितने हैं, इधर गैसियस मोल्स हैं 2 और इधर कितने हैं 1। तो अब यहां पे कह रहा है मैक्सिमम फॉर्मेशन के लिए क्या होगा। देखिए मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर इंक्रीज इन प्रेशर करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होता है जहां पे लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते हैं, है ना, और डिक्रीज प्रेशर करेंगे तो जहां हायर नंबर ऑफ मोल होंगे। अगर इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहां एंडोथर्मिक होगा, और डिक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो कहाँ जाएगा, जहां एक्सोथर्मिक होगा, है ना। तो इंक्रीज टेम्परेचर हमने अगर किया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। हमें चाहिए क्या, प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट हमारे राइट हैंड साइड में है, इट मीन्स हमें इधर ले जाने के लिए जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज टेम्परेचर करना पड़ेगा। अब इधर 2 मोल है, इधर गैसियस 1 मोल है, तो हमें प्रोडक्ट में चाहिए ले जाना है रिएक्शन। लेसर नंबर ऑफ मोल कब होंगे, जब हम इंक्रीज इन प्रेशर करेंगे। तो इंक्रीज कर दें प्रेशर और डिक्रीज कर दें टेम्परेचर, मतलब हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो थर्ड ऑप्शन आपको मैच हो रहा है। इसी की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, याद करिए IPL,
इंक्रीज इन प्रेशर लेसर नंबर ऑफ मोल। IT इंडो, इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां इंडोथर्मिक होगी। ठीक है, IT इंडो IPL, ये ऐसी ट्रिक थी जिससे आपके ली चैटेलियर के सवाल सेकेंड्स में लग जाएंगे। ठीक है, तो 87 का थर्ड हो जाएगा। आया हुआ सवाल है, मैचिंग के बारे में बात आपसे कर रहा है, ऑक्साइड और उसके नेचर के बारे में। Pb3O4 N2O न्यूट्रल ऑक्साइड, सब लोग जानते हैं इसका नेचर न्यूट्रल होता है, लाफिंग गैस है ये इसी को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसी को लाफिंग गैस कहा जाता है, सब लोग जानते हैं। Pb3O4 जो है ये बनी है PbO से और PbO2 से, है ना, तो 2+ और ये 4+ से ये बनी है, तो ये तो मिक्स हो गई है। तो N2O कैसा था, न्यूट्रल था, Pb3O4 कैसा था, मिक्स था। तो मतलब A का क्या था 4, B का 1, A का 4 और B का 1 देखो किस में है, A का 4 और B का 1 एक ही ऑप्शन में है, ध्यान से देख लीजिए, A का 4 और B का 1 एक ही ऑप्शन में। Mn2O7 में Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो C का सेकंड होना चाहिए, बिल्कुल है, और Bi2O3 ये जो है बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो यहाँ पे बेटा 88 का सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 88 का सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है हाइड्रोकार्बन है ए जो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके एक एल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है। मान लो कोई ए है हाइड्रोकार्बन, ये ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है और ये क्या बना रहा है भैया, RBr बना रहा है। क्या बना रहा है, RBr बना रहा है। अब विच बाई वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन। अब देखो अगर ये RBr यहाँ पे बना रहा है, वुड्स रिएक्शन दे रहा है, तो इट मीन्स एल्केन है, ठीक है ना, ये एल्केन है। अब RBr जो है, RBr फर्दर सोडियम से रिएक्शन करेगा, वुड्स रिएक्शन होगी और गैसियस हाइड्रोकार्बन बना रहा है कंटेनिंग लेस देन 4 एटम। अब गैसियस वाले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, C1 से C4 होते हैं, है ना, और ये कह रहा है लेस देन 4 है, तो बट ऑब्वियस है C1 वाला होगा, C2 वाला होगा, C3 वाला होगा, C4 वाला नहीं होगा क्योंकि लेस देन है। अब वुड्स रिएक्शन इवन नंबर के लिए होते हैं, तो C1 और C3 वाले को काट दो, हो गया कि नहीं। अब ये C2 वाला रहा होगा, तो ये बेटा इथेन बना होगा। अब इथेन किससे बना होगा, जब हमने इसके 2 मोल लिए होंगे, है ना, तो ये बेटा क्या हो गया होगा, ये CH4 रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा, ये CH4 रहा होगा। R की जगह हमने क्या लिया होगा, CH3, है ना, तो ये A जो है हमारा क्या हो गया होगा, मीथेन हो गया। A क्या हो गया, मीथेन हो गया, देख लीजिए। ठीक, चलिए फिर से देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन जो था ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा था, एल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है, तो एल्काइल ब्रोमाइड बनाया इसने, तो एल्काइल ब्रोमाइड बनाया, RBr बना। अब RBr से एक बात क्लियर हो गई, ये एल्केन हो गया। ठीक है, अब इसने फर्दर वुड्स रिएक्शन दी, वुड्स रिएक्शन सोडियम के साथ, है ना, गैसियस हाइड्रोकार्बन बनाया जो कि लेस देन 4 कार्बन है। तो या तो 1 कार्बन का होगा, या 2 का होगा, या 3 का होगा। 1 और 3 का हो नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर वाला है, ऑड नंबर वाला वुड्स देता नहीं है, इवन नंबर वाला देता है। तो C2 बना होगा, मतलब 2 कार्बन वाला बना होगा। तो 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथेन। अब 2 कार्बन के लिए रहा क्या होगा, CH3Br रहा होगा, CH3Br रहा होगा। अब ये जो CH3Br है इसका ब्रोमिनेशन हुआ था, तो ये अगर हम देखेंगे यहां पर, तो CH3 फर्दर इधर जाके एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन एल्केन
मीथेन बना होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर नंबर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक भैया, ये 2 कार्बन का था तो हमने इसको 2 कर दिया। अब लेकिन R क्या है, R तो CH3 है ना। अब R CH3 है तो ये CH4 ही तो होगा। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर रहा है, कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया, AgBr का वेट दिया, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछा है। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन के लिए फार्मूला होता है 80/188 इंटू W1 बाई W इंटू 100। तो यहाँ पे 80/188 इंटू W1 कितना है 0.12, 0.12 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.15, 100 से हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर सीधे सीधे आंसर जो है आपका आ जाएगा 34.04। जो बच्चे एनसीईआरटी लगा चुके हैं उनको इसके वैल्यूज तक याद हो जाती हैं। देख लीजिए, सिंपल सवाल था, इजी सवाल था। सैलिसिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद जिंक पाउडर विद, तो सैलिसिलिक एसिड बना लेते हैं सबसे पहले। ये OH है। अब ये जिंक पाउडर है ना, तो ये जो जिंक है ना ये फिनॉल को रिएक्ट करेगी। ठीक है, और इसको बेंजीन में ये बदल देती है। तो ये तो OH और ये जो रिंग है ये तो फिनॉल में कन्वर्ट, बेंजीन में कन्वर्ट हो गई और ऊपर COH ऐसे ही रहा। अब इसका नाम क्या होता है बेटा, बेंजोइक एसिड नाम होता है इसका। क्या नाम होता है, बेंजोइक एसिड नाम होता है। क्या नाम होता है, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, C ऑप्शन के साथ हम लोग चले गए। किसके साथ चले गए, जिंक फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा 91 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर रहा है सीरियम, लैंथेनियम और सारे लैंथेनॉइड्स का जिक्र हो रहा है और यहां पर आपसे कह रहा है कि जो आयनिक रेडियाई का ऑर्डर है जब वो ट्राईवैलेंट है तो क्या होगा। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि लैंथेनम ट्राईवैलेंट से ल्यूटेशियम ट्राईवैलेंट तक जाने में साइज डिक्रीज होता है। ये 107 pm है, ये 87 pm हो जाता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर जो होता है ओवरऑल वो लैंथेनम 3+, फिर सीरियम 3+, इस तरह से सारे के सारे जितने भी मेंबर्स इनकी फैमिली में होते हैं वो सारे के सारे इस ऑर्डर से डिक्रीज हो जाते हैं। फिर गैडोलिनियम आ जाता है 3+ में, टर्बियम 3+, और इस तरह से अर्बियम आ गया 3+ में। सारे के सारे जो हैं डिक्रीज हो जाते हैं। YB 3+ और ल्यूटेशियम 3+ आ गया। अब देखिए, आपसे इन्होंने पूछा क्या क्या है, 4 पूछे हैं। कौन कौन से, एक तो आपसे पूछा है लैंथेनम 3+, सीरियम PM दिया है और बेटा YB दिया है। तो YB 3+, फिर प्रोमीथियम 3+, फिर सीरियम 3+, फिर लैंथेनम 3+, है ना। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ये पे सेकंड ऑप्शन आपको पूरी तरह से फॉलो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 92 में। कौन सा क्वेश्चन फॉलो हो रहा है, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन फॉलो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 92 में। आप देख सकते हो यहाँ पर सीरियम, लैंथेनम और ये और भी मेंबर दिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आयनिक साइज है उसका ऑर्डर आपसे पूछा था, तो मैंने बता दिया लैंथेनम 3+ से ल्यूटेशियम 3+ तक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या कह रहा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ इनेंशियोमर की बात करते हैं तो हम कंडीशन ही बोल सकते हैं। तो इसकी जो कंडीशन होती है इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है एसिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल।
असिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। असिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? कहते हैं डू नॉट कट इनटू, डू नॉट कट इनटू टू इक्वल हाफ, और दूसरी होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोज ना हो मतलब एक के ऊपर एक ना आ जाए, ठीक है। तो ये दो बातें होती हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एनेंशियोमर में हम फॉलो करते हैं। तो सिमेट्री गलत हो गया, असिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल ओनली ये भी गलत है। दो बातें हैं, नॉन सुपरिटी ये भी गलत बात है, ये भी अकेले नहीं होगी। असिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेजेस, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 93 में। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? कह रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, वेल नोन स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जब हम बात करते हैं कलर स्पॉट डेवलप होते थे। एक हम थिन लेयर काफ़ी ग्लास प्लेट लेते थे थिन, और उसमें एड्सॉर्बेंट में सिलिका एलुमिना, सिलिका जेल या एलुमिना की कोटिंग करते थे, कलर स्पॉट पाए जाते थे, ठीक है ना। तो ये एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का पार्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। और देखो वही बात अभी जो बोली, सिलिका जेल और एल्यूमिना आर यूज्ड एज एड्सॉर्बेंट इन टीएलसी, बिल्कुल ठीक बात है, एड्सॉर्बेंट के तौर पे यही दोनों यूज होते हैं। इन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कंपाउंड एक्सट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल सही, डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ही आधार था किसी कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करने का डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। इसके बाद कह रहा है सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ सल्फाइड Na2S गिव येलो पीपीटी आफ्टर रिएक्शन विद लेड एसीटेट। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, ये इसके साथ बेटा जो है ये पीबीएस देता था जो कि ब्लैक पीपीटी होता था, येलो नहीं होता था। ये गलत बात है, येलो पीपीटी नहीं होता, ब्लैक पीपीटी होता है लेड सल्फाइड का, है ना। चलिए, तो ये इनकरेक्ट पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 94 में, ठीक, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर साइक्लिक एंड साइक्लिक पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6। तो C3H6 ये यहाँ पर CnH2n टाइप है, तो C3 में अब जैसे साइक्लिक की बात करते हैं तो 3 मेंबर से कम में तो कुछ होता नहीं है ना। एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, अर्थात CH2 CH2 CH2, तो C3H6 एक तो ये हो गई एक हो गया CH3, एक ये हो गई एल्कीन, है ना। तो आप ये देख सकते हो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, टोटल कितने हो गए, 2 आपके सामने हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बारे में कह रहा है। तो एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l होता है। तो n+l इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 + 2 = 6 हो जाएगा। n+l बराबर 4 + 0 = 4 हो जाएगा। n+l बराबर 3 + 2 = 5 हो जाएगा। n+l बराबर 3 + 1 = 4 हो जाएगा। तो अब n बराबर 4 और l बराबर 2 ऑर्बिटल कौन सा होगा इसके लिए? अगर मैं यहाँ पर देखूं 4d, इसके लिए कौन सा होगा 4s, इसके लिए कौन सा होगा 3d, इसके लिए कौन सा होगा 3p। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी की बात कर रहा है वो 4d में है, 4d के बाद 3d में है, ध्यान से देख लो। फिर उसके बाद n अब यहाँ पर n+l सेम है, तो n देखो ज्यादा किस में है,
n ज्यादा है इसमें 4s वाले में, तो 4s है, फिर आखिरी में सबसे कम 3p है। तो यहां पर 96 की जब हम बात करेंगे तो 96 में पहला हो जाएगा फोल्डी 3d 4s 3p। 96 का पहला पार्ट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहां पर जब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। भाई हम सब जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो n+l के प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली, n+l ज्यादा एनर्जी ज्यादा। हमने ऑर्बिटल्स की आइडेंटिफिकेशन की और उनको ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 96। Question number 97. Which of the following has unpaired electrons in the anti-bonding molecular orbital? बहुत हम सब लोग जानते हैं O2 ही इसका आंसर है। आइए बना के देख लेते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2py, पाई 2px बराबर पाई 2py। अब यहां पे देखिए क्या है, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py है ना। इलेक्ट्रॉन आपको भरने थे तो हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ 8 तक भर दिए, फिर ये 2 भर दिए, एक एक फिर एक फिर एक, कितने हो गए 8 10 4 14 और एक 15 और एक 16। ध्यान से देख लीजिए O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ABMO में। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। किसमें है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। B2 दिया है, B2 में किसमें होते थे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे पूछा था एंटी बॉन्डिंग में किसने है तो पहले ही ऑप्शन में आपको मिल गया। C2 में 2 पाई बॉन्ड होते हैं ओनली, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर N2 बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है, ठीक। 14 इलेक्ट्रॉन की बात होती है। चलिए तो पहला हो जाएगा 97 का। 98 की बात कर रहा है, रिएक्शन X+Y Z+A+Q हीट है, तो मतलब डेल्टा H की वैल्यू -Q है, मतलब ये निगेटिव है। हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस कैसा है, ग्रेटर देन, द रिएक्शन विल बी। तो देखिए हम लोग रिलेशन जानते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ध्यान से देखो ये कैसा है, निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव है। डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये सब कैसा हो जाएगा, ये भी निगेटिव हुआ, ये भी निगेटिव हुआ। तो डेल्टा जी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एट एनी टेम्परेचर, तो पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर की बात हम लोग कर लेंगे, एट ऑल टेम्परेचर की बात कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 98 में, ठीक है। 4 के साथ जाएंगे। चलिए हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 99 में। एक रिएक्शन दी है, रेट एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर ए और कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसकी बात करें तो सब लोग को याद भी है, ये 0 ऑर्डर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 0 ऑर्डर की बात कर रहा है। पेज नंबर 72 में ये दिया भी हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए इसको करते कैसे हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं R से P या A से P की, तो हम लोग क्या जानते हैं, dx/dt बराबर k, और 0 ऑर्डर है तो 0 ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, a की पावर 0। तो dx बराबर आ जाता है k dt। क्या आ जाता है, dx बराबर k dt आ जाता है। तो अब हम यहां से हम इस तरह से भी इसको लिख सकते थे कि d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर dt। अब ये यहां से k हो जाता था, ठीक है ना। तो यहां से d ऑफ a क्या हो जाएगा, k dt हो जाता था। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -kt + a0।
फाइनल सॉल्व करने पे। वैसे देखिए होता क्या है, इंटीग्रेशन लेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये के डी टी प्लस सी एक कांस्टेंट आ जाता था, वो जब वैल्यू रखने पे जो सी की वैल्यू है वो आता था इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट आ जाता था। ठीक है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन होती है, इसको आप याद कर सकते हो, ये फाइनल एक्सप्रेशन होती है, इसको भी आप याद कर सकते हो फॉर ग्राफ। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी से इसकी तुलना अगर हम कर दें, तो अगर हम इसको a ले लें और इसको हम ले लें t, तो ये इस तरह से डिक्रीजिंग स्लोप के साथ चला जाएगा। ठीक, तो इंटरसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा a नॉट और स्लोप हो जाएगा माइनस के, तो जीरो ऑर्डर के लिए ये एक्सप्रेशन आती है, आप देख सकते हो आपके सामने है। मैं फिर बोल रहा हूं, इतना तो हम लोग कर ही लिए ना। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या आएगा, a बराबर के टी प्लस सी, सी मतलब कांस्टेंट, वो अब सॉल्व करने पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, a नॉट, तो c की जगह a नॉट रख दिया, ये एक्सप्रेशन आ गया, हमने ग्राफ बना लिया और ये पेज नंबर 72 पे मेंशन भी है बेटा, आप देख सकते हो। और डायरेक्ट भी हमने आपसे बताया हुआ है कि अगर कंसंट्रेशन और टाइम का जिक्र है तो जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा ग्राफ बनता है। तो बहुत ही सिंपल बात है, यहाँ पे स्लोप भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर इंटरसेप्ट भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर रहे हैं, CH3Mgx के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये इसको H कर लीजिए, ये ट्रिपल बॉन्ड कर लीजिए, ठीक है। तो CH3Mgx प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लगाए हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये CH3 जो है और ये जो H है ये CH4 अलग हो जाता है और Mg से X लगा है और बाकी ये C जाके जुड़ जाता है। इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है बेटा CH4 का, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ CH4 आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 100 में। और इस तरह से बेटा हम लोगों ने अपना पूरा पोर्शन देखा और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आपका FST नंबर 26 का केमिस्ट्री का सलूशन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको एक एक बात समझ में आई होगी। मुलाकात होगी फिर से किसी अगले डिस्कशन में या अगले सेशन में। तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।